मौर्यन पीरियड की बात करेंगे। अब हमने इंडस वैली का देख लिया, अब हम पहले देखते हैं इंडस वैली से बात मौर्यन पीरियड तक आई कैसे। सबसे पहले इंडस वैली जब ख़त्म हुई 1500 BCE के आसपास में, फिर आर्यंस आ गए। आर्यंस आए तो वहाँ से अर्ली वैदिक पीरियड शुरू हो गया। अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में हमें क्या मिल गया, आयरन की खोज हो चुकी थी। आयरन की खोज से क्या हुआ, हमारे पास में टूल शार्प हो गए तो हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। और जो इंडस नदी के किनारे हम बसे हुए थे वो होते हुए हम गंगा यमुना द्वाब पे आ गए। गंगा यमुना द्वाब बोलते हैं, उधर वाले इलाके में आ गए। लैंड फर्टाइल, टूल शार्प, नदी का किनारा, ऊपर से स्ट्रेटेजिक लोकेशन माउंटेन से घिरी हुई। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, 16 महाजनपद का राइज हुआ, 16 किंगडम। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग था मगध का स्ट्रॉन्ग होता। मगध की नींव रखी थी हारेंक्या डायनेस्टी ने। हारेंक्या डायनेस्टी के बाद में आए शिशुनाग डायनेस्टी आई। शिशुनाग के बाद में है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के आखिरी राजा थे वो धनानंद थे। धनानंद ईगोइस्टिक स्ट्रॉन्ग, उसको हटाया चाणक्य ने। चाणक्य, कौटिल्य जिनका नाम था, चाणक्य पोजीशन का नाम होता है, चाणक्य उनका नाम था, चाणक्य उनका पोजीशन नाम था, कौटिल्य उनका नाम था। उन्होंने उनके किसकी मदद से, चंद्रगुप्त की मदद से उसको हटवाया और है ना अपना राज्य स्थापित किया। तो वहाँ से जो पीरियड शुरू हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये वो मौर्य पीरियड है, हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मौर्य पीरियड में कौन कौन से दिन रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। सबसे ज़्यादा पावरफुल अशोक थे पूरे मौर्य सम्राट के। उसके बाद पावर मौर्य सम्राट से गिरती हुई मगध ही टूटते चले गए और छोटे से हो गए। ठीक है, अब उसी दौरान, उससे पहले जब लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ये 16 महाजनपद से मगध आया, तो इसी बीच में साइड में शमन मूवमेंट भी चालू हो गया। शमन मूवमेंट क्या था कि लेटर वैदिक की कुछ प्रैक्टिसेस थी 16वीं सेंचुरी में शुरू हुआ। क्वेश्चन करना शुरू कर दिया लोगों ने, किस चीज़ को, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को और इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस को, किसकी, वेदास की। वेदा को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भैया ये तो बकवास प्रैक्टिस है, हम इसे नहीं मानते, ये हमें लिए कर्टेल कर रही है। कि लोगों ने और क्या क्या क्वेश्चन करा, कास्ट सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू करा। किसको क्वेश्चन करना शुरू करा, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को करना, कॉस्टली रिचुअल, जैसे यजन बहुत महंगा होता था, हर एक ही नहीं कर पाता था, और हर एक सिर्फ पंडित उसको रखते थे, कास्ट सिस्टम था। एनिमल सेक्रीफाइस क्यों करना भैया, एनिमल सेक्रीफाइस को क्वेश्चन करना शुरू। वुमन का स्टेटस इतना ख़राब क्यों सोसाइटी में, उस पर क्वेश्चन करना शुरू करा उन्होंने। जब ये सब होने लगा तो एक मेन ब्रांच ये हिंदुज़म से अलग अलग ब्रांचें कटने लगी कि लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे। और है ना, उन्होंने मेन जो फिर इसी पे नई नई फ़िलासफ़ीज़ का डेवलपमेंट होने लगा उस दौरान, शर्मन्ना मूवमेंट के दौरान। उसी फिलासफी में से दो बड़े, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, एक और है अजीविका जैसे लोग फ़िलासफ़ीज़ निकल के आई इसी दौरान। ठीक है, इनका मानना था हर एक के लिए एजुकेशन सब के लिए होनी चाहिए, पर्टिकुलर कास्ट ब्राह्मण्स के लिए नहीं होनी चाहिए एजुकेशन। पॉलिटी, सोसाइटी, सब चीज़ उन्हें पढ़ाई जानी चाहिए, हर एक को पढ़ानी चाहिए, शास्त्र। ठीक है, इनके लिए इन द मौर्यन पीरियड दिस स्टार्ट स्प्रेडिंग। मौर्यन पीरियड में आगे जो शर्मन्ना मूवमेंट था, ये जो रिलीजन है यहाँ तक आते इस पीरियड में, जो मौर्यन पीरियड, इसमें बहुत रैपिडली फैले। ठीक है, तो अब इसको जानना है, तो ये बैकग्राउंड समझ गए कैसा था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम पहले पहुँचे कहाँ से, इंडस वैली से मौर्यन पीरियड तक, अशोका तक पहुँचे कैसे, और साइड में ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, ये समझना शुरू करा। अब देखना कि जो आर्ट एंड कल्चर है वो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और इन सब का ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस इस वक्त ज़्यादा था। तो मौर्यन केव्स की बात करें, सबसे पहले केव, ये पहला एग्जाम्पल थी किसी ने मैनमेड केव्स की बनाई हुई। ठीक है, ये बाहर से डेकोरेशन होता था इनके अंदर से डेकोरेटिव नहीं होती थी। अभी बताएंगे क्यों ऐसा होता था। ठीक है, ये सॉलिड ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई होती थी, ग्रेनाइट रॉक से। ठीक है, इन्हें इस्तेमाल करा जाता था रेस्ट एंड मेडिटेशन के लिए।
ठीक है। मॉन्क्स वहाँ के या तो रेस्ट करेंगे या मेडिटेशन करेंगे। इसी पर्पस पे 2 तरीके की अलग अलग गुफाएं बनती हैं आगे चल के, कि रेस्ट करने के लिए अलग गुफा होगी और मेडिटेशन और प्रेयर करने के लिए अलग गुफा होगी, ठीक है। इसलिए अगर रेस्ट एंड मेडिटेशन के लिए, इसलिए इनको अंदर से डेकोरेट नहीं किया जाता था, खाली बाहर अंदर से पॉलिश किया जाता था। और मौर्यन काल अपनी पॉलिश के लिए बहुत फेमस है। उसमें स्कल्पचर पॉलिश्ड है, केव्स पॉलिश्ड हैं, आर्टरी पॉटरी पॉलिश्ड है और बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है मौर्यन टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए से स्पेशली मौर्यन पॉलिश आइटम्स बोला जाता है, बहुत ही रिफाइंड पॉलिश्ड, ठीक है। ध्यान रखना इस टाइम पे प्राकृत और बहमनी स्क्रिप्ट बोली जाती थी, इंस्क्रिप्ट यूज़ होती थी, ठीक है। प्राकृत और ब्राह्मणी इस टाइम पे, किस टाइम पे? मौर्यन के टाइम पे। मौर्य से पोस्ट मौर्य पे जाते जाएंगे तो चीज़ें चेंज होती जाएंगी, ठीक है। फिर जालीदार, जो बुद्धिज़्म के जो थे उसके केव्स, उनके आगे ना कि जालीदार ऐसे ऐसे करके नेट वाली जाली बनी हुई थी, जालीदार पैनल्स बने हुए थे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा केव्स बनवाई हैं वो बनवाई हैं अशोका ने और उसके ग्रैंड सन दशरथ ने, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, लोमा ऋषि केव के बारे में बात करेंगे, जो बाराबार हिल में है। कहाँ पे? किस जगह? गया, बिहार में, ठीक है। सदमा केव के बारे में बात करेंगे, नागार्जुन हिल पे बनी हुई है, गया, बिहार में। फिर धौली केव की बात करेंगे। धौली केव ये फेमस है किसके लिए? अपने एलिफेंट स्कल्पचर के लिए। उसके अंदर एक एलिफेंट स्कल्पचर बना हुआ जाली पे, बाहर जालियों पे, तो उसके लिए है। उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मौर्यन पिलर क्या? इन पिलर भी एक तरीके के स्कल्पचर्स ही हैं, ठीक है। इनको पहले पिलर पढ़ ले रहे हैं। दूसरे टाइप के इन्हें बोलते हैं रॉयल स्कल्पचर्स, ठीक है। ये रॉयल लोग बनवाते हैं, जैसे अशोका, ठीक है। दूसरे जो स्कल्पचर हैं वो हैं पॉपुलर वाले, जो कॉमन पीपल यूज़ करते हैं, पॉपुलर थे, जैसे यक्षिनी, ठीक है। तो अब इसकी बात करें पॉपुलर। सबसे पहले जो पिलर्स थे वो किसके लिए? प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा के लिए यूज़ करते थे अशोक। ये बात है कलिंगा वॉर से बात की। कलिंगा वॉर हुई, उसके बाद जब उन्होंने पिलर का इस्तेमाल करना शुरू करा, वो था धम्म, पीस, नॉन वायलेंस, ऐसी वैल्यू को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया भर में अशोका ने पिलर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। उन पे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में चीज़ें लिखी हुई होती थी। अब बात करते हैं इससे पहले की, जब कलिंगा वॉर नहीं हुई थी उससे पहले, तब आती थी उनकी विक्ट्री की खुशी होती थी, उसके लिए बनवाते थे वो पिलर और उस पर लिखवाते थे कैसे कैसे उन्होंने जीता, और अपने कमांड लिख के भेजते थे कि अब से काम कैसा कैसा होगा इस इलाके में, तो वो अशोका का स्तंभ आता था, ठीक है। तो कलिंगा वॉर से पहले और कलिंगा वॉर से बाद में, ठीक है, उनके वो चेंज हुए। पूरे मोनोलिथिक होते थे, यानी कि एक सिंगल स्टोन से पूरा का पूरा वो बनाया जाता था, पूरा पिलर, ठीक है। और उसे हाईली पॉलिश्ड किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा रिफाइन, क्योंकि पॉलिश के लिए तो मौर्य पीरियड बहुत फेमस था, उसको पॉलिश किया जाता था फिर, ठीक है। इसलिए वो अपने ज़माने के बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड पिलर्स माने जाते हैं। उनकी हाइट 30 से 40 फीट होती थी, ठीक है। 3 पार्ट में होते थे। 3 पार्ट में मतलब बेस, शाफ्ट और कैपिटल। ऊपर जो जानवर बना होता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं, लोटस के साथ में, ठीक है, उसे होते हैं डेकोरेटिव पार्ट को कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल पे 4 तरीके के एनिमल बने होते हैं, जिन्हें हम भेल से याद कर सकते हैं। बी से बुल, एस से हॉर्स, ई से एलिफेंट, एल से लॉइन, ठीक है। इनका अलग अलग मीनिंग होता है कि बुल क्या रिप्रेजेंट करता है, आगे देखेंगे अभी हम, ठीक है। जैसे सारनाथ में लॉइन का देखेंगे तो सारनाथ में है, वैशाली में है, लुरिया में है, बिहार में, ठीक है। बुल का देखेंगे तो रामपुरवा में है, बिहार, रामपुरवा बिहार में है। फिर हॉर्स का देखेंगे तो सारनाथ में है। एलिफेंट का देखेंगे संकीसा यूपी में है, ठीक है। लॉइन का जो है, देखो सारनाथ में जो लॉइन का हमें मिला है, जिसमें 4 लॉइन पीठ से पीठ टकरा के चारों दिशाओं में देख रहे हैं, नीचे 24 तरीके के, ठीक है, स्ट्राइप बनी हुई ऐसे सर्कल में, ठीक है। वो हमारा नेशनल एम्बलम बना, वो ऊपर अशोक वाला, अशोक स्तंभ जिसे बोलते हैं, ठीक है, अशोक स्तंभ। और उसे हमने नीचे जो 24 घंटे, ठीक है ना, ये अशोक चक्र जो बना हुआ है जिसमें 24 स्ट्राइप्स हैं, उसे हमने नेशनल क्या बनाया,
नेशनल वो अपने नेशनल फ्लैग में इस्तेमाल करा। इसलिए तो सारनाथ का ये पिलर यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर लॉइन बना हुआ है। ठीक है, 4 लॉइन बने हुए हैं और ये एक चक्कर बना है जिसमें 24 स्पोक्स हैं। और इनमें में ये जो रिप्रेजेंट नेशनल एम्बल रिप्रेजेंट क्या करता है, पावर, करेज, धर्म, ये 4 फॉर्म्स हैं उसकी, अशोक की। अशोक पावर को रिप्रेजेंट करता है, करेज को, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हमने इसे एज अ नेशनल एम्बलम लिया। हमने किस किस में इस्तेमाल करा है, नेशनल एम्बलम में और नेशनल फ्लैग में। ठीक है, नेशनल एम्बलम में हमने वो 4 लॉइन अशोक के इस्तेमाल करे हैं, नीचे इसमें अशोक चक्र का इस्तेमाल करा है नेशनल फ्लैग में। किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, देखो कलिंगा वॉर से पहले क्या पर्पस होता है, विक्ट्री को सेलिब्रेट करना और कमांड देने के काम आता था। कलिंगा वॉर के बाद में इवेंट, बुद्धा की लाइफ इवेंट को और धम्मा को प्रोपोगेट करने के लिए। कलिंगा वॉर हुई थी तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा मर गए थे, अशोक को बहुत बुरा लगा ये मान के, तो उनने जो अपनी पॉलिसी होती है भीर घोष की, मिलिट्री एनेक्सेशन को, उसे छोड़ दिया और धम्म घोष, धम्म DHAMMA घोष, धम्म घोष की पॉलिसी यानी कि आइडियोलॉजिकल एनेक्सेशन को शुरू करा। उसने वैल्यू प्रमोट करी, जैसे पीस, नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, ऐसी पॉलिसी वैल्यूज़ को प्रमोट करा अपने किसके थ्रू, पिलर्स के थ्रू और अपने एडिक्ट्स के थ्रू। ठीक है, फिर मौर्यन स्कल्पचर की बात करें, स्कल्पचर की बात करूं तो स्कल्पचर की वही जैसे बात करते हुए रॉयल और पॉपुलर 2 तरीके के होते थे। स्टोन को बहुत पॉपुलर करा गया, अशोक पिलर बोला जाता था रॉयल वालों को, और जो पॉपुलर होते थे यानी कि कॉमन पीपल के लिए होते थे उन्हें यक्षनी बोला जाता, आइडल। ये फोक गॉड एंड गॉडेसेस हुआ करते थे जो कॉमन पीपल के रिलीजियस बिलीफ को रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें एक बहुत फेमस है जिनका नाम है दीदरगंज यक्षनी जो बिहार में है, दीदरगंज यक्षनी। ठीक है, जो फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। याद रखना कौन सी, दीदरगंज यक्षनी जो बिहार में है, दीदरगंज यक्षनी जो फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को दिखाती हैं। बहुत आराम से करना है। ठीक है, सिंबल की बात करें तो अभी हमने देखा कि लॉयन, बुल, एलिफेंट और हॉर्स, ये 4 तरीके के अशोक के पिलर के ऊपर सिंबल होते थे। एनिमल जिन्हें कैपिटल बोला जाता था, के डेकोरेटिव पार्ट को। लॉयन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पावर एंड रॉयलिटी को दिखाता है। बुल किसको दिखाता है, वो स्ट्रेंथ को दिखाता है। एलिफेंट विजडम और बर्थ ऑफ बुद्धा को दिखाता है। हॉर्स स्पीड एंड एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, यक्षनी का जो कंसेप्ट है वो तमिल एपिक सिलिपतिकारम में भी दिखाया है। यानी कि एक इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ यक्षनी का कॉन्सेप्ट एक धर्म में नहीं था, वो मल्टीपल धर्म में स्प्रेड हो गया था। वो बात ऐसी है, देखो धर्म जैसे जैसे चलेगा लोग उसमें जुड़ते जाएंगे, वो अपनी कहानियाँ, अपने कल्चर, अपने पार्ट को ऐड करते चले जाते हैं और धर्म बड़ा होता चला जाता है और वैरायटी कहानियाँ चलती रहती हैं। यक्षनी का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे चल रहा था। तमिल वालों ने अपनी कहानी जोड़ दी उसमें, जैन वालों ने अपनी कहानी जोड़ दी उसमें, हिंदुइज्म में अपनी कहानी जोड़ दी, बुद्धिज़्म में अपनी कहानी जोड़ दी। धीरे धीरे करके ये काम ऐसे बढ़ता चला गया। याद है कि फिर बस याद रखना कि मौर्य टाइम पे बुद्धिज़्म में के कोई आइडियल नहीं होती थी बुद्धिज़्म में। ठीक है, वो क्या नाम है, और भाषा कहते ब्राह्मणी स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती थी, याद रखना। क्योंकि मौर्य के बाद में पोस्ट मौर्य जब करेंगे तो देखना क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। लोग पुरानी चीज़ें छोड़ के नई चीज़ें इस्तेमाल करना। आइडियल का कोई नहीं, कोई आइडल्स का इस्तेमाल नहीं होता था, मूर्ति का कोई इस्तेमाल नहीं होता था। जैसे बोधि ट्री, चक्रा और फुटप्रिंट, इन सब की पूजा करते थे वो लोग, इमेजिनेशन में करते थे सब चीज़ काम। यक्षनी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक रिलीजन के लिए नहीं, हर एक रिलीजन में प्रोमिनेंट होता जाए। जैनिज़्म की बात करें उसमें 24 यक्षनी के कॉन्सेप्ट है जो 24 तीर्थंकर के साथ रहती हैं। ठीक है, उनके प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन करती हैं।
हिंदुइज्म में किसमें, यक्षिनी महाभारत में यक्ष का एक वो आया है महाभारत में, जब पांडव लोग जाते हैं वनवास में और उन्हें प्यास लगती है तो वो एक एक करके एक तालाब के पास जा रहे होते हैं। तालाब में से एक यक्ष निकलता है और बोलता है कि मेरे सवालों का जवाब दो तभी तुम्हें पानी पीने को मिलेगा। वो उसको इग्नोर करते हैं और पानी पी लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे करके 4 भाई मर जाते हैं। 5वें जब युधिष्ठिर आते हैं, फिर वो सवालों का जवाब देते हैं। फिर उससे खुश होकर वो कहते हैं कि चल मैं तेरे 4 को तो ज़िंदा नहीं कर सकता, उनमें से 1 को ज़िंदा कर दूंगा, बता किसको करूं। तो ये वो कहते हैं कि ठीक है, मेरे नकुल को ज़िंदा कर दो, क्योंकि कुंती माता के एक पुत्र मैं हूँ, वो तो ज़िंदा है, एक और दूसरी माता है, उनका भी एक पुत्र ज़िंदा होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा उनका दुख का भार भी कम होगा। तो वो कहते हैं ठीक है, तो इससे प्रसन्न होकर वो 4 भाई को ज़िंदा कर देते हैं। तो वो जो काम करा वो यक्ष ही था, वो यक्षिनी। यहाँ से इस टाइम पे मॉडर्न पीरियड टाइम पे फ्लॉरिश हुआ वो कंसेप्ट, ठीक है। हिंदुइज्म में एक सप्तमात्रिका पूजा जिसे बोलते हैं, जिसमें 7 यक्षिनी की पूजा करी जाती है, ये भी हिंदुइज्म में है। बुद्धिज़्म में क्या है, यक्षिनी का क्या ना गेटवे पे बना रखे हैं, उसे ऑस्पिशियस मानते हैं यक्षिनी को बनाना गेटवे पे, ठीक है। तो इसलिए हर धर्म में यक्षिनी के पहले हैं। बहुत फेमस हैं वही दीरगंज यक्षिनी जो बिहार में है, दीरगंज यक्षिनी। फिर सांची में है सलबाजी का, ठीक है। यक्ष ऑफ परखम्ब का यक्ष MP में जो है, ठीक है। अब पॉटरी की बात करें तो पॉटरी का तो है, नाम याद कर लो, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। इसको ये बहुत फेमस है उस टाइम की कि ब्लैक पॉलिश होती थी उन पर, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर बोलते थे उनको इस टाइम के। इन्हें कैसे बनाया जाता था, बहुत ही स्मूथ फिल्टर्ड क्ले करके, ठीक है। उनको क्ले को पीसते थे, उसको फिल्टर करते थे उसे बारीक चल्ली से, और फिर उसको क्या करते थे, क्या नाम है, उससे बनाते थे, जिसमें कि पत्थर नहीं होते थे, ये कोर्स ग्रेन नहीं हुआ करते थे, जिससे, ठीक है, जिसे कंकड़ बोलते हैं। इसलिए वो इजीली पॉलिश हो भी जाते हैं और बहुत शानदार पॉलिश होती थी उन पर। अब मौर्य पीरियड पूरा पॉलिश पे ही है, उसके पोल पॉलिश, उसके पॉटरी पॉलिश, उसके स्तूपास पॉलिश, उसकी वो पॉलिश क्या है, स्कल्पचर पॉलिश, उसके पॉटरी पॉलिश, सब चीज़ पॉलिश थी। इस टाइम पे क्लाइमेक्स चल रहा था पॉटरी मेकिंग का, ठीक है। हर भिन्न प्रकार की पॉटरी, अलग अलग प्रकार की पॉटरी, पॉलिश्ड पॉटरी, ठीक है। अब आता है कंसेप्ट स्तूपा का। स्तूपा क्या कहते हैं, स्तूपा होता है हीप ऑफ सैंड। हीप ऑफ सैंड का मतलब है, मान लो बहुत साल पहले से ये कंसेप्ट चलता आ रहा है, जब सेज हुआ करते थे गुरु लोग, वो बहुत महीनों तक प्रैक्टिस करते थे और बैठे करके ध्यान लगा उनके ऊपर मिट्टी जम जाती थी, इतना ध्यान करते थे। कुछ तो टपक जाते थे और है ना उनके ऊपर, फिर इन्हें टपक जाते थे तो वो उनके शिष्य लोग जो हैं वो आते थे और उनको ना बरी कर देते थे, उनके ऊपर आके मिट्टी लगा दिया वैसे ही उसको, और इन्हें स्तूपा बना दिया उनका, ठीक है। तब वहाँ से ये स्तूपा का कॉन्सेप्ट निकल के आया। ऐसे ही इसको है ना बुद्धिज़्म में लेके आए अशोक, और अशोक ने कई सारे स्तूपा बनवाए उनके अलग अलग नॉलेज के लिए, उनके लिए अलग रेलिक्स के लिए। कुछ में बॉडी पार्ट है, कुछ में नॉलेज है, कुछ में सिंबलिज्म है, कुछ में कुछ है, लेकिन उनसे रिप्रेजेंटेशन उनका माना जाता है, ठीक है। ऐसे 9 बनवाए इनको, 9 नहीं बहुत बनवाए थे, लेकिन 9 का बहुत फेमस है ये 9, ठीक है। इनको याद करने का तरीका है अक्षय कुमार इन PVR, AK PVR, हर एक ए को छोड़ के KPVR सब 2 हैं, ठीक है। कैसे 2? ए क्या है, अलकपा, ठीक है, अलकपप्पा ऐसे बोलते हैं, अलकपा। फिर कपिला वस्तु, फिर कुशीनगर, पावा, पिपलावीना, फिर रामगरन, फिर राजगीर, फिर विठाला पीड़ा, और ये वैशाली, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि अशोका ने क्यों बनवाए थे सारे स्तूपा, लगभग 84,000 स्तूपास बनवाए। क्योंकि सही बात है, कलिंगा वार के बाद में उन्होंने लड़ाई छोड़ दी, धम्म घोष की पॉलिसी फॉलो करने लगे, उसी के प्रोस्पेरिटी, पीस, नॉन वायलेंस, काम, ग्लैड की वैल्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने इतने सारे पिलर एंड स्तूपास बनवाए,
ठीक है, अब स्तूपा के स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्तूपा का स्ट्रक्चर कुछ कैसा होता है, देखो ये स्तूपा बना हुआ है, इसके बाहर है ना ऐसे ऐसे एक बाउंड्री बनी होती है, ठीक है, और इसके अंदर एक पाथ बना होता है जो इसके चारों तरफ था, और बाहर बाउंड्री होती है, 4 गेट होते हैं, 1 2, ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, ऐसे। तो जो तोरण होता है, तोरण उन 4 गेट को जो यहाँ पे बने हुए हैं ना, नॉर्थ इसमें ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, उनको बोलते हैं तोरण जो होते हैं 4 गेटवेज हैं इस स्तूपास पे जाने के लिए, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको बुद्धा की लाइफ साइकिल को। जैसे जो ईस्ट वाला गेट है वो लुम्बिनी है, लुम्बिनी पे बर्थ हुआ था बुद्धा का। जो साउथ वाला गेट है वो बोध गया है, बोध गया के बाद में क्या हुआ था, निर्वाण प्राप्त हो गया था उन्हें, ठीक है। निर्वाण का मतलब है नॉलेज प्राप्त हो गई थी, बोध गया के टी पीपल बिगड़ी के नीचे वो बैठे हुए थे। वेस्ट वाला जो है वो सारनाथ का है। सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन चलाया था, यानी कि अपने फर्स्ट लेसन डिलीवर किया था, ठीक है। फिर अरे वेस्ट भी बात है, ये तो नॉर्थ की बात क्या है, कुशीनगर में क्या होता है, महापरिनिर्वाण। उन्होंने ये वाली वर्ड छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ड में चले गए, अपना अमर हो गए, ठीक है। फिर उस जो बाउंड्री है, गेट को बोलते हैं तोरण, और उस गेट से लगी पूरी बाउंड्री को क्या बोलते हैं, वेदिका बाउंड्री वॉल को बोलते हैं। उस पर फोक नरेटिव लिखे हुए हैं जिन्हें जातक कथा बोलते हैं। उसमें गौतम बुद्ध की पुरानी बातें लिखी हुई हैं कि वो पहले क्या थे, पहले क्या करते थे, अब क्या, कैसे कैसे उन्होंने धर्म की बातें की, पहले कभी हाथी थे, कभी ये थे, कभी वो थे, ऐसे, ठीक है। फिर प्रदक्षिणा पट, मैंने बताया ना, एक ये बाहर बाउंड्री वाटर वो अंदर एक इसके चारों तरफ भी, उसे प्रदक्षिणा पट बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर पाथ होता है अराउंड स्तूपा इनसाइड द वेदिका, ठीक है। अब आते हैं मेन स्क्वेयर जी। देखो ये एक बॉक्स सा बना हुआ है, जो ये बड़े से हॉल बना होता था, इसे बोलते हैं मेदी हॉल, मतलब उसके चारों तरफ बाउंड्री स्क्वायर शेप में मेदी बोलते हैं। उसके अंदर होते हैं रेलिक शब्द होता है, अवशेष। उसके ऊपर जो छत होती थी वो ओवल शेप की होती थी, जिसे बोलते थे अंडा क्या होता है, अंडे के ऊपर एक ऐसा शेप बना होता था जिसे बोलते थे हर्मिका के ऊपर जो अटैच होता था, जो जस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन है रेलिक्स का, बुद्ध के रेलिक्स का टॉप पे, ठीक है, ऊपर बनी होती थी, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, हर्मिका बोलते। हर्मिका के ऊपर है ना ये डंडा बना हुआ है, पोल, जिसे बोलते हैं यस्ती पे 3 तस्तरी लगी हुई है, उसको बोलते हैं छतरी, ठीक है। मेदी क्या स्क्वायर रूम होता है, बेस पे बना हुआ, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, लेग्स ऑफ बुद्धा को, बुद्धा के लेग्स को, ठीक है, मेडिटेटिंग लेग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अंडा क्या था, ओवल शेप जो रूफ है उसको अंडा बोलते हैं, रिप्रेजेंट द अपर बॉडी पार्ट ऑफ द बुद्धा एक्सेप्ट हेड, ठीक है। हेड और लेग्स के बीच का जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, शोल्डर चेस्ट स्टमक वगैरह, इसको अंडा रिप्रेजेंट करता है, और ये ओवल शेप में होता है। फिर हर्मिका, ऊपर जो छोटा सा वो है ना, दिख रहा है ना, बॉक्स सा बना दिख रहा है, वो जस्ट रेलिक्स के ऊपर बनता है, क्रिएट टॉप ऑफ द बुद्धा इन लाइन विद रेलिक ऑफ द बुद्धा एंड मोस्ट सेक्रेड माना जाता है इसे, मोस्ट सेक्रेड, ठीक है। यस्ती क्या है, ये डंडा जो है इसे ये बोला जाता है, पोल ऑन द टॉप ऑफ द टॉप अटैच विद द हर्मिका एंड कंटेन छतरी, इन्हीं पे छतरी लगी हुई है ये वाली, ठीक है। फिर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेस ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट क्यों करता है, कहते हैं कि पूरी ब्रह्मांड, पूरी धरती सिर्फ इसी स्तूपा के चारों तरफ घूमती है, इसका ये मतलब है, ठीक है। ये केंद्र है, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है इसको, इसलिए बोलते हैं रिप्रेजेंट द अर्थ और द एंटायर यूनिवर्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द स्तूपा, और स्तूपा इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा बताया गया है, ठीक है। इस स्तूपा के इसलिए इसको एक्सेस ऑफ द बोलते हैं। अब आते हैं छतरी पे क्या होता है, छतरी 3 तरीके की वो हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं किसको, त्रिरत्न ऑफ बुद्धा को। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, संघ, धर्म, बुद्धा कौन, खुद अवेकन्ड वन, धर्म के डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा की किस फिलॉसफी वो है, और संघ ऑर्डर ऑफ द बुद्धिज्म, जो लोग हैं उनके साथ में, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं।
लोग, धर्म और बुद्धा खुद। स्तूपा की बात करें, स्तूपा को कहते हैं माइक्रोकॉस्म ऑफ बुद्धा बोला गया कि खुद बुद्धा का रिप्रेजेंटेशन है वो स्तूपा। उनके जैसे मैंने बताया ना अभी, ये मेहंदी क्या है, उनका पैरों को रिप्रेजेंट करती है, अंडा उनके अपर पार्ट को, ये बचा हुआ पर हार्मिका से लेकर छतरी तक ये उनका माइंड को रिप्रेजेंट करता है, सर को, हेड को। ठीक है, ये होता है बस, दैट्स इट।